हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की शुरुआत एक हॉस्पिटल सीन को दिखाए जाने से होती है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड नैन्सी एक रेपुटेड डॉक्टर होती है। उसने अभी अभी एक बेबी गर्ल को डिलीवर करने में मदद की थी, बट उसके फादर को यह पसंद नहीं आता, तो वह उस बेबी गर्ल को मारने वाले होते हैं। बट बीच में आ जाती है नैन्सी, जिससे कि उसकी जान वहीं चली जाती है। बट वह एंटर कर जाती है एक सिस्टम में, जो कि उसे उसकी जानकारी देता है कि तुमने किसी की जान चाहते हुए बचाने के लिए अपनी जान खो दी, इसलिए तुम्हें रिबॉर्न करने का मौका मिल रहा है। और उस लाइफ को उसे दिखाया भी जाता है, जहाँ पर वह देख रही होती है उसी के भाई ने उसकी जान ले ली थी। इवन उसकी वेडिंग जब हो रही थी, तो उसका फियांसे जो था वह भी उसकी अडॉप्टिव सिस्टर को प्यार करता था, इसलिए वह बहुत सैड होती है। सिस्टम को भी कह ही रही होती है, बट उसकी लाइफ वहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है और रिबॉर्न हो जाता है। जैसे ही वह यहाँ पर कार एक्सीडेंट देखती है, वह उस पर्सन को सेव करने के लिए मदद मांगती है, बट कोई नहीं करता, इसलिए खुद इनिशिएटिव लेती है। आखिरकार वह एक डॉक्टर रह चुकी थी, और उस पर्सन ने भी उसकी जाते समय झलक देख ही ली थी। और उसके जाते ही यहाँ पर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का बटलर उसे अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर जैसे ही वह एंट्री लेती है, यहाँ पर उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं उसकी मेमोरीज के, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे किस तरह से bully करने वाले हैं, उसकी अडॉप्टिव सिस्टर के खातिर उसकी आंखें छीनने वाले हैं, और कितने क्रूअली उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर को एडवाइस दे दी थी कि इसकी आंखें छीन लो, क्योंकि यहाँ पर लिली को आंखों की ज़रूरत है। इसलिए उन्हें देख ही रही होती है, और वह याद करती है किस तरह से उसका फियांसे उसकी बहन के साथ मिलकर उसके मर्डर में सम्मिलित था, और यही उसे उसकी जान लेने वाले हैं। तो वह समझ जाती है यह उसके प्यार के काबिल ही नहीं। बट मॉम यहाँ पर उसे कहने लग जाती है, देखो तुम्हारे में कोई मैनर्स नहीं है। लिली का ड्रामा भी शुरू हो जाता है। सिस्टर अभी अभी आई हैं, तो यहाँ पर उसकी बात उठती है कि उसकी शादी फूली से होने वाली है, तो वह मना कर देती है इस बात से, और कहती है अगर आपको इतनी ज़रूरी है कि फूली की शादी हमारी फैमिली में हो, तो आप लिली की करवा सकते हैं। और जैसे ही उसने स्टोरी का प्लॉट चेंज करने की कोशिश की, उसकी बॉडी तो यहाँ पर फ्रीज हो जाती है। वह मूवमेंट नहीं कर पाती, बस उनकी बातें सुनती रहती है, किस तरह से वह लोग उसके कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, और आंखें खोले हुए ही वह बस लिली का ड्रामा देखती रह जाती है। उसका भाई भी लिली को रोककर कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं इसी की शादी पुलिस से होगी, और यहाँ पर कंट्रोल तो सिस्टम के हाथ में था, इसलिए नैन्सी भी मान जाती है, और उसके मानते ही उसकी बॉडी अनफ्रीज हो जाती है। तो उसे समझ आता है कि वह स्टोरी के प्लॉट के अगेंस्ट नहीं जा सकती, इसलिए उन लोगों की बात मान जाती है। उसका भाई यह सुनते ही वहाँ से चला जाता है, और उसके पेरेंट्स भी वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर दिखाया जाता है फूली और लिली तो एक दूसरे से प्यार करते थे, और यहाँ पर वह लोग पता नहीं किस वजह से नैन्सी के साथ फूली की शादी करवाना चाहते थे। आखिरकार ये दोनों प्यार में है तो इन्हीं की करवा दो, बट नहीं, इन्हें तो नैन्सी की जिंदगी को खराब करना है। और यह सब होता हुआ ऊपर से नैन्सी भी देख लेती है, इवन वह उसे रिकॉर्ड भी कर देती है, जो कि उसके आगे चलकर काम आने वाला था यह प्रूफ। और रूम में जाकर सिस्टम से पूछती है कि आखिर मेरी बॉडी फ्रीज कैसे हो गई थी। तो सिस्टम बताता है तुम स्टोरी के प्लॉट के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अगर तुम कुछ अलग करना भी चाहती हो, तो उसके लिए तुम्हें इस कहानी के विलन यानी कि फूहान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वह फूहान से मिलने चली जाती है, और जैसे ही वह हॉस्पिटल में छुप छुपा कर वहाँ पहुँचती है, तो उसे पता लगता है यह तो कोई वीआईपी और बहुत ही रिच पर्सन है, और यहाँ पर उसने पूरा प्लान सोच रखा था कि यह उसका इलाज करेगी, और इलाज के बहाने उसके करीब रहेगी, जिस वजह से स्टोरी को चेंज कर सकती है। और जैसे ही अंदर जाती है, यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे इनका इलाज करना है। मुझे फूहान के बारे में पता लगा था, और फूहान वही पर्सन होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और यह मेन लीड होने वाला है इस कहानी का। और वह उसे पहचान चुका था, इसलिए अपने असिस्टेंट को उसे यहाँ एंटर करने के लिए कह देता है, जिसके बाद वह उसे उसको ट्रीट करने को कहता है। जैसे ही वह यहाँ पर लेग में नीडल्स निकालती हैं, उसे तो कोई मूवमेंट फील नहीं होती, बट थोड़ी ही देर बाद उसे थोड़ा तो फील होने लगता है।
जिसके बाद वो उसे देखता रहता है और यहाँ पर नैन्सी सोचती है यह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्या यह मुझसे प्यार में पड़ चुका है, तो मुझे क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, और उसके करीब जाकर उससे फ्लर्ट करने लग जाती है। तो वह उसे बताता है कि देखो यह मैं तुम्हारा रिज्यूमे चेक कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे यहाँ एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहती हो, और तुम तो एक डॉक्टर भी नहीं हो। तो वह बताती है नहीं, मुझे नीडल वाला वर्क आता है और मैं तुम्हारे एक्यूप्रेशर से इलाज कर सकती हूँ, बट उसके लिए एक ही कंडीशन है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मेरा फू फैमिली की शादी से बचने में मदद करनी होगी। मेरी शादी फूली से होने वाली है, अगर तुम मेरे साथ दोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। यहाँ पर फूहान मानने को तैयार नहीं होता, उसे बाहर निकालने वाला होता है, बट वह कोशिश करती है तो वह उसे रोक देता है। जिसके बाद वह अपना प्लान बताती है कि देखो फूली से मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, बट मेरी फैमिली जबरदस्ती ओके करवा रही है, और मैंने सुना तुम्हारे ग्रैंडपा भी तो तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं ना लड़की, और वह तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, तो कैसा होगा कि हम दोनों हाथ मिला लें। और ओवर ड्रामा शुरू कर देती है कि मैं तो तुमसे प्यार भी करती हूँ। तो उसका यह सारा ड्रामा देखकर वह मान जाता है एंड में जाकर, और कहता है कि पहले अपनी कंडीशंस बताओ और मैं भी तुम्हें अपनी कंडीशन बता दूंगा। तो वह कंडीशन बताती है कि तुम्हें मैरिज में आकर बस वहां पर पहुंचना है, बाकी सब मैं हैंडल कर दूंगी, बस मुझे तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए, और उसके बाद तुम मुझे जो भी करने को कहोगे मैं वह कर दूंगी। इसलिए वह मान जाता है, तो वह बहुत खुश हो जाती है और आगे जाकर वहां पर आगे की प्लानिंग को डिस्कस करने वाली होती है, बट वह उसे रोकता है। तो तभी उसकी मॉम की भी कॉल आती है, तो उसके पास वापस आती है और कहती है तुम्हें ड्रामा देखना है, और अपनी मॉम से बात करती है कि मुझे मैरिज कैंसिल करनी है, और उसकी डांट सुन रही होती है और उसे थैंक यू कहकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद जैसे ही घर पहुंचती है लिली का फिर से ड्रामा शुरू हो जाता है कि देखो तुम्हें एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी, तुम उससे नहीं बच सकती। तो नैन्सी कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ही कर लो ना, मुझे नहीं करनी उधर शादी। बट लिली फिर भी उसे रोक कर यहाँ पर बातें सुनाने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, और उसके हाथों खुद को ही धक्का देकर नीचे गिर जाती है। पर उसका भाई उसे टाइम पे सेव कर लेता है, और यहाँ पर नैन्सी पर इल्जाम लगाया जाने लगता है, उसे मारा भी जाता है। उसे डांट पड़ रही होती है कि तुम आखिर इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो, अपनी ही बहन को मारना चाहती हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी ज्यादा बैड इंटेंशंस हो सकती हैं। नैन्सी के डैड यहाँ पर उसे मना कर देते हैं बाहर निकलने के लिए उसके एंगेजमेंट तक, और ये भी बता देते हैं नेक्स्ट वीक तुम्हारी इंट्रोडक्शन पार्टी है, उसी में तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाएगी। नैन्सी यहाँ मना करना चाहती थी, बट अगर वह मना करती उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती। इस वजह से कुछ भी कहे बगैर रूम में चली जाती है, और रूम में जाकर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है वहाँ पर डोर लॉक था, इसलिए परेशान होती है और सोच रही होती है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। अगर उसे मदद नहीं मिली तो वह फूहान से कैसे बात कर पाएगी और कैसे फूली से एंगेजमेंट तोड़ पाएगी, इसलिए सिस्टम से मदद मांगती है, बट कुछ भी नहीं होता। बट वो कहते हैं ना कोई भी चीज को शिद्दत से पाना चाहे वह मिल ही जाती है। तो फूहान के सामने से उसे खुद ही कॉल आ जाती है, जो कि उसे कहता है क्या तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई, और वहाँ पर उससे बात करता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो वह उससे पूछती है आखिर पर्सनल नंबर कैसे मिला, क्या तुम मेरे ऊपर नजर रखे हुए हो, बट वह उसकी बात को नजरअंदाज करता है, और यहाँ पर वो पहुंच भी जाती है फूहान के पास उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो वह उसका चेकअप करके बताती है कि तुम सच में हील हो सकते हो, तुम एकदम फिट एंड फाइन होकर चलने लग सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हें मेरी और फूली की वेडिंग को क्रैश करने के लिए पहुंचना होगा। बस तुम्हें अपनी प्रेजेंस उधर देनी है, उसके बाद वेडिंग तो मैं ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। तो वह उसे मना कर रहा था, वह रिक्वेस्ट करते करते उसी की गोद में बैठ जाती है। तभी यहाँ पर फूहान के ग्रैंडपा आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर बात करने लगते हैं कि मैंने बहुत सुना कि तुम किसी लड़की पे नजर रखे हुए हो। तो यहाँ पर समझ आ जाता है हमारी नैन्सी को कि उसे अभी क्या करना है, तो वह ड्रामा शुरू कर देते हैं यहाँ पर फूहान की लवर होने का कि आप हमें अलग नहीं कर सकते, फू फैमिली बहुत ही घटिया है,
जो मेरी और मेरी फैमिली के साथ मिलकर जबरदस्ती मेरी शादी फूली से करवाना चाहती है, बट मैं उस शादी को नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ फूहान से प्यार करती हूँ। तो ग्रैंडपा तो यहाँ पर गुस्सा होने की जगह खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था फूहान अभी सिंगल ही मरने वाला है। तो यहाँ पर इस बात से वह खुश होते हैं कि उसने फाइनली कोई लड़की तो ढूंढ ही ली है, इसलिए वह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं फूजी के साथ उसकी शादी तोड़ने के लिए कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अगर वेडिंग क्रैश करनी है तुम्हें मैं इस बात की पूरी लिबर्टी देता हूँ। तो वह जैसे ही घर पहुँचती है उसका भाई उसे कहने लगता है कि आखिर तुम बाहर से कैसे आ रही हो, मैं तुम्हें बता दूं होली के साथ तो तुम्हारी शादी होकर रहेगी और हमने ड्रेसेस भी मंगवा दी है। तभी यहाँ पर लिली आ जाती है यहाँ पर ड्रेसेस को साथ में लेकर। लिली का ड्रामा शुरू हो जाता है, सिस्टर प्लीज पसंद कर लो। और जैसे ही वह देखती है कि उसके लिए कितनी प्लेन ड्रेस है और यहाँ पर लिली की कितनी सही ड्रेस है, तो यहाँ पर वह कहना चाहती थी कि वह कोई ड्रेस नहीं पहनना चाहती, बट उसे समझ आ जाता है सिस्टम ने तो उस पर कंट्रोल कर लिया है। तो उसे कहना पड़ता है लिली को कि जो लिली की पसंद की ड्रेस है वह उसी को पहनना चाहेगी, क्योंकि इस स्टोरी के प्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वह विलन थी। और जैसे ही मदर आती है उसे कहती है क्यों ड्रामा कर रही हो, तो वह बताती है कि मैं सच में आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, यह मेरी इंट्रोडक्शन पार्टी है और आप देखो आपने उसे कितनी ज्यादा सही ड्रेस दी है जिसका बजट इतना हाई है और मुझे कोई भी रैंडम से उठाकर ड्रेस दे देगी है, तो मैं यह ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनने वाली है। तो तभी बाहर से बटलर आता है, तो तभी मॉम गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर बटलर आकर बताता है कि बाहर फूड अंकल आए हैं, यानी कि ग्रैंडपा फू। तो सभी उसे डांट रहे होते हैं कि पक्का वह तुमसे यहाँ पर गुस्सा होंगे, इसीलिए तुम्हें मैनर्स सिखाने होंगे और उसे जबरदस्ती पकड़वा कर यहाँ पर पनिशमेंट दी जाने वाली थी कि नीनी से यहाँ पर माफी मांगो। जैसे ही यहाँ पर फू ग्रैंडपा आते हैं तो सभी उनकी आओ भगत में लग जाते हैं, बट जैसे ग्रैंडपा पूछते हैं कि आखिर नैन्सी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा था, यहाँ पर डैड तो उसकी बुराई करने लग जाते हैं, बट ग्रैंडपा नैन्सी को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम लोगों को गलतफहमी हुई होगी, यह तो कितनी नाइस और काइंड लेडी है, यह ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे इस पर पूरा ट्रस्ट है। और यहाँ पर वह अपने साथ एक डिजाइनर को लाए होते हैं जो कि उसकी ड्रेस डिजाइन करने वाले थे। यहाँ पर अंकल और आंटी तो बहुत ही कंफ्यूजन में होते हैं। ग्रैंडपा तो यहाँ पर नैन्सी को ये तक कह देते हैं अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी बुली करेगा तुम बेझिझक मुझे कॉल कर सकती हो, और ऐसा कहकर वहां से जा रहे होते हैं। नैन्सी भी उन्हें छोड़ने जाती है। ग्रैंडपा फिर से कहते हैं कि बेझिझक मुझे कॉल करना। तभी उन्हें उनके पोते की कॉल आती है और उनकी बातों से यहाँ पर नैन्सी को समझ आता है कि जैसे ही वह हॉस्पिटल से निकली थी फूहान ने उसकी मदद के लिए ग्रैंडपा को भेज दिया था और इसीलिए वह डिजाइनर भी लेके आए थे। तभी हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी देख रही होती है उसके डैड तो आगे अनाउंसमेंट के लिए चले गए हैं और वह फूहान को यहाँ ढूंढ नहीं पा रही थी, इसलिए बेचारी को जैसा डैड कहते हैं वैसा करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करती तो यहाँ पर सिस्टम उसे कंट्रोल कर लेता। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यह कितनी खूबसूरत लग रही है, और एक वह लिली थी उसके फीचर्स इनकी फैमिली से तो जरा भी मैच नहीं करते थे। बाकी यह तो कितनी खूबसूरत है। फूली को भी यहाँ पर स्टेज पे बुलाया जाता है, उसके आते ही वह सिस्टम के कंट्रोल में हो जाती है और सिस्टम के कंट्रोल की वजह से उसे फूली को यहाँ पर रिंग भी पहनानी पड़ती है। बट फूली इससे पहले कि हमारी नैन्सी को रिंग पहनाता वहाँ पर फूहान की एंट्री हो जाती है, जो कि यहाँ पर कंटिन्यू करने को कहता है। बट नैन्सी यहाँ पर रिलीज हो जाती है कंट्रोल से, इसलिए यहाँ पर माइक लेकर एंगेजमेंट तोड़ने की बात करती है और उसका प्रूफ आप पीछे देख सकते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। सभी लोग यहाँ पर उन्हें क्रिटिसाइज करने लगते हैं। नैन्सी का ड्रामा शुरू हो जाता है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, बट यह मेरा ब्रदर इन लॉ ही बन सकते हैं, मैं अपनी सिस्टर के लवर के साथ कभी शादी नहीं करूँगी। पेरेंट्स तो उसे साइड में ले जाकर उसके थप्पड़ लगा देते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपनी ही बहन को इस तरह से बोली कर रहे हो, पूरी फैमिली की रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ा दी। वह कहती है कौन सी फैमिली, मैं आपको फैमिली मानती ही नहीं हूँ, तभी आप जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे थे। जैसे ही नैन्सी बाहर जाती है वह दूर से देखती है
किस तरह से फूली यहाँ पर फूहान को उसकी टांगे सही ना होने के लिए मजाक बना रहा था कि आखिर वह किस तरह से इस कंपनी को कंट्रोल करेगा, जबकि इसकी टांगे सही कंडीशन में नहीं है, वह चल तक नहीं सकता। बट नैन्सी यहाँ पर फूहान के सपोर्ट में आ जाती है और फूली को यहाँ से भिजवा देती है, जिसके बाद वह फूहान से बात कर रही होती है, उसे अपने साथ ले जा रही होती है और रास्ते में जाकर उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर आने के लिए, बट मैंने तुम्हें कहीं परेशान तो नहीं कर दिया। तो वह मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फूहान उसके फेस के मार्क्स के बारे में पूछता है तो वह कहती है अरे यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके करीब जाकर कहती है क्या तुम मेरे लिए इतनी फिक्रमंद हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो। तभी यहाँ पर फूहान के असिस्टेंट आकर उसे वहाँ से चलने को कहती है तो वह भी वहाँ से निकल जाता है, और नैन्सी को तो पता था कि अब क्या हंगामा होने वाला है, इसलिए वह बिल्कुल प्रिपेयर थी। बट वहाँ पर वह उसे नी डाउन होकर माफी मांगने को कहते हैं। वह मना कर रही होती है कि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। लिली यहाँ पर मेलो ड्रामा शुरू कर देती है कि सिस्टर आप मेरी रेपुटेशन को ऐसे डिस्ट्रॉय कैसे कर सकती हैं, फादर भी उससे ही डांटे जा रहे थे। नैन्सी कहती है कि मैं आपसे आपकी फैमिली के साथ टाइज खत्म कर दूंगी, तो डैड इस पर गुस्सा होते हैं और उसे पनिशमेंट देते हैं, उसे इतने ज़्यादा पीटते हैं। पर नैन्सी अभी भी मानने को तैयार नहीं थी, अभी भी कहती है मैं आपकी फैमिली से रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ, मैं आज के बाद आपके परिवार की और बेटी नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और यहाँ पर वह फिर भी रिलैक्स थी, क्योंकि आखिरकार वह उस फैमिली से दूर हो गई। तभी फूहान भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे अपने घर ले गया होता है। यहाँ पर उसके पास पहनने को कपड़े नहीं होते, इसलिए वह उसी की चाहत में होती है। तो वह उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तभी वह उसकी ड्रेस की तरफ देखता है तो यहाँ पर बहाने बनाती है, एक्चुअल में तुम्हारी पैंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा लूज हो रही थी, इसीलिए मैं शर्ट में ही हूँ। और उसके करीब जाते हुए उसे किस करके थैंक यू कह के वहाँ से निकल जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ रोक लेने के लिए। और अगली सुबह जैसे ही वो उठती है तो यहाँ पर हान का फिर से ध्यान जाता है कि आखिर यह वही ड्रेस पहन के आई। असिस्टेंट से पूछता है क्या तुमने इसके लिए ड्रेस अरेंज नहीं की, तो वह मना करती है कि मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही। तब वह मेड को ऑर्डर दे देता है कि इसके लिए और ड्रेस का अरेंजमेंट करो। अभी भी वह फूहान के करीब हो जा रही थी, बट खुद ही एम्बेरस होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वह गई होती है शॉपिंग के लिए। यहाँ पर वह हर एक ड्रेस को अच्छे से देख रही थी, बट पता नहीं क्यों लिली और फूली फिर से उसे देख लेते हैं और यहाँ पर वह बात कर रहे होते हैं कि आखिर वह यहाँ पर शॉपिंग कैसे कर पाएगी, वह तो यह सब अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी, इसलिए उसका मजाक बनाना चाहते थे। यहाँ पर जैसे ही वह बिलिंग काउंटर पे जाती है, फूली का कहना होता है ये ड्रेस हम लेंगे। लिली भी कहती है डैड ने तो आपका कार्ड फ्रीज कर दिया है, इसलिए आप इसे पे नहीं कर पाएंगे। बट नैन्सी यहाँ पर सभी को कह रही थी कि मैं ही इसे बाय करूंगी, तुम इसे नहीं दे सकते। बट वहाँ पर खड़ी हुई स्टाफ कहती है कि अगर यह अफोर्ड नहीं कर सकती तो हम इसे नहीं देंगे। इवन यहाँ पर नैन्सी अपना कार्ड तक दे देती है, बट अभी भी यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स उसे यह देने को तैयार नहीं होते। तभी एक स्टाफ मेंबर को यहाँ पर कॉल आती है तो वह उसके लिए उसे पैक करने लग जाती है। दूसरी स्टाफ जैसे ही पूछती है उसे भी मालूम होता है कि यह तो हमारी वीआईपी क्लाइंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर फूली और लिली को बाहर निकाल दिया जाता है। बट वह बहुत गुस्से में होते हैं। नैन्सी भी यहाँ कह रही होती है जाओ तुम जा सकते हो। तभी यहाँ पर फूहान आकर कहता है मैंने फिर से तुम्हारी मदद की। तो वह स्टाफ की लड़की यहाँ पर फिर से नैन्सी से माफी मांगने लग जाती है, लिटरली उससे भीख मांग रही होती है, खुद को थप्पड़ तक लगा देती है। बट नैन्सी यहाँ पर मर्सी बख्शने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, तो उसे वहीं छोड़कर निकल जाती है फिर से फूहान के घर में। नैन्सी तो यहाँ पर एकदम बॉस लेडी की तरह बैठी थी, तो फूहान उसे कहता है कि आखिर तुमने कब तक यहाँ रहने का सोच रखा है। तो वह उससे भीख मांगते हुए कहती है कि देखो मुझे थोड़ी और देर रुकने दो तो मैं तुम्हारी टांगों का इलाज कर दूंगी, इवन कुछ और भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो वह उसे दूर रहने को कहकर वहां से चला जाता है। तो वह यहाँ पर सोच रही होती है। तभी हमें दूसरा सीन बताया जाता है
जहाँ पर कुछ गुंडे मिलकर लिली के सिर पर बोरी बांधकर यहाँ पर उसे कूट देते हैं। तो नैन्सी का भाई तो यहाँ पर उसे पीटते हुए वहां से ले जाता है। दूर से असिस्टेंट देख लेती है तो किसी को कॉल कर देती है और यहाँ पर नैन्सी को लाया गया होता है लिली के पास। उसके वहां आते ही लिली का ड्रामा शुरू हो जाता है। सिस्टर मुझे मत पीटो, मुझे मत पीटो। उसका भाई तो बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ लगा देता है। मॉम भी यहाँ पर नैन्सी को ही ब्लेम कर रही थी। वह सोच रही होती है कि आखिर प्लॉट चेंज कैसे हो गया। लास्ट लाइफ में तो यह सब मेरे साथ हुआ था। क्या मैंने कुछ प्लॉट में छेड़छाड़ की इसलिए ऐसा हो रहा है? यहाँ पर उसका भाई उसे डांट रहा होता है कि हम तुम्हें पुलिस से पकड़वा लेंगे। तो वह कहती है हाँ सही है, पुलिस तो यहाँ आनी ही चाहिए। जिसने भी गलत किया होगा वह कल्प्रिट पकड़ा जाएगा। यहाँ पर लिली की फ्रेंड डर रही हो। इसका मतलब यह सब कुछ लिली और उसकी फ्रेंड की ही साजिश थी। इसलिए लिली डर के मारे अपने भाई को रुकने को कहती है कि इससे फैमिली की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट यहाँ पर नैन्सी कहती है क्या पता यह हमारी फैमिली से दुश्मनी के कारण हो। आज लिली के साथ हुआ, कल को मॉम के साथ होगा, उससे अगले दिन डैड के साथ। इसलिए अच्छा होगा ना हम पुलिस को बुला लें, क्यों ना? क्या मैं सही नहीं कह रही? तो यहाँ पर लिली फिर से ऐसा ड्रामा करती है कि नैन्सी की वजह से उसे चोट लग गई। तो यहाँ पर सब फिर से नैन्सी को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। तो वह कहती है हाँ ये अंधे ही हैं, इन्हें बताने से कुछ नहीं होगा, इसलिए चुप होती है। बट यहाँ पर वह फ्रेंड भी पूरी साझेदारी कर रही थी उसे ब्लेम करने के लिए। वह कहती है आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। डैड यहाँ पर कहते हैं इनफ, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कार्ड के हाथों उसे बाहर भिजवा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर आ जाता है फूहान, जो कि उन्हें रुकने को कहता है। तो डैड तो यहाँ पर उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूहान काफी पावरफुल पर्सन होता है। वह यहाँ पर नैन्सी को अपनी तरफ बुलाता है। लिली को लगता है कि यह तो उसके लिए आया है, तो यहाँ पर ड्रामा शुरू कर देती है। तो असिस्टेंट उसे रियलिटी चेक देती है कि यहाँ पर मिस्टर और किसी की नहीं बल्कि नैन्सी की मदद के लिए आए हैं। तो यहाँ पर सभी को लगता है कि यह शायद से बहुत बड़ी गलतफहमी में है, इसलिए उसकी असलियत बताने लगते हैं कि यह लड़की बहुत ही घटिया है। बट वही उन्हें रियलिटी चेक देते हुए उन गुंडों को लाता है, जहाँ पर वह गुंडे सच कबूल कर लेते हैं कि इस फ्रेंड ने ही हमें यह सब करने को कहा था और हमारे पास इसका प्रूफ भी है, जिसमें एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वह लड़की खुद ही उन्हें कॉल करके कह रही थी कि तुम्हें लिली को पीटना होगा। यहाँ पर लिली कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुमने आखिर मुझे क्यों पिटवाया? यहाँ पर इन लोगों ने पहले ही दोनों ने प्लान बनाया था। बट यहाँ पर लिली अपनी फ्रेंड को ही डिच कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर नैन्सी जाती है अपनी बहन के पास और अब उसे सबक सिखाती है और इस बार सच में उसे चोट लगा देती है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है और वह जा रही होती है फूहान के साथ। फूहान को थैंक यू कहती है और उससे पूछती है आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं कहाँ हूँ? तभी वह कहता है ये सब बातें मैटर नहीं करती। वह उसे शुक्रिया अदा कर रही होती है और कहती है कि देखना मैं तुम्हें एकदम हील कर दूंगी। बट वह कहता है ठीक है तुम हील कर दोगी, बट इसके अलावा कुछ मत सोचना। वह उसके साथ उसी की गाड़ी में जाना चाहती थी, बट फूहान उसे खुद आने को कहता है। वह कहती है आखिर इतनी जल्दी तुम्हारा मूड चेंज कैसे हो गया, तुम तो अभी एकदम लाइट माइंडेड थे। बट वह उसे दूर रहने को कहकर वहां से चला जाता है। नैन्सी वहां रोड पे अकेली रह जाती है। अब हमें लिली को बताया जाता है, जहाँ पर उसके डॉक्टर उसे कह रहे होते हैं कि इन्हें ज्यादा इंजरी नहीं आई है, यह ठीक हो जाएंगे। मॉम फिक्र में होती है कि उसके बावजूद भी यह इतना थका हुआ फील क्यों कर रही है। डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, टेस्ट कीजिए। जिसके बाद यहाँ पर लिली किसी को कॉल करती है नैन्सी को सबक सिखाने के लिए। हमें नैन्सी को भी दिखाया जाता है, एक पर्सन उसे कॉल करता है जो कि शायद से उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है और उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है कि तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास हैं, अच्छा है कि क्लब में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो स्टोरी का प्लॉट याद करती है कि उसके पास तो कोई फोटोज थे नहीं, बट अगर वह वहां नहीं जाती है तो उसके लिए सही नहीं होगा, इसलिए वह पहले फूहान को अपनी लिबर्टी में लेना चाहती थी। बट वह कॉल पिक ही नहीं करता है, वह उससे फ्रस्ट्रेट हो चुका था इसलिए। तो वह गुस्से में होती है कि कॉल क्यों नहीं उठा रहा।
तो मजबूरी में बेचारी को क्लब तो जाना ही पड़ना था, इसलिए वह वहाँ के लिए निकल जाती है। यहाँ पर उस पर्सन के बहुत ही गलत इरादे थे। जैसे ही वहाँ पर हमारी नैन्सी आती है, वो उसे अपने साथ बुला लेता है और उसके करीब हुए जा रहा था। उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो मैं वह तस्वीरें डिलीट करूं तो तुम्हें यह ड्रिंक तो पीनी ही पड़ेगी। यहाँ पर नैन्सी को तो पता था कि इसमें क्या मिलने वाला है, इसलिए वह उसे बहुत ही होशियारी से पीती है। यहाँ पर वो उसके करीब होने लग जाता है और जैसे ही वह कहती है तस्वीरें, तो वह कहता है मेरे पास तो कोई तस्वीरें नहीं है, बट फिक्र मत करो कि अब हो जाएंगी। बट वह कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुमने मुझे वाइन पिलाई है, उसमें ड्रग था, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और बाकी सभी लोगों को वहाँ से भेज देती है। इवन वह यहाँ पर उसके करीब जाते हुए उसे यहाँ पर नीडल से कुछ उसका इलाज करने वाली थी, बट उससे पहले ही बेचारी बेहोश हो जाती है। उसने शायद से कोई किसी और ड्रिंक में भी मिला के रखा था। तो वह कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं प्लॉट को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती मोहन की मदद के बिना। और उसे यहाँ पर रूम में जबरदस्ती ले जाया जाता है उसी क्रीपी पर्सन के द्वारा। वह उसके साथ यहाँ पर जबरदस्ती करने वाला था। वो उसे दूर रहने को कहती है। उतने में फूहान भी आ जाता है अपने गार्ड्स को लेकर और उसे सेव कर लेता है। जैसे ही उसे देखता है कि इसे ड्रग दिया गया है, वो उसे कहता है रुको मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। वह मना करती है इसकी जरूरत नहीं है और उसे किस करने लग जाती है, जिसके बाद वह उसे रोकता है कि तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकते। तो वह उसे हक करती है कि मैं तुम्हें सेव जरूर करूंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे यह सब यहाँ पर डॉक्टर की कोई नीड नहीं है, तुम मुझे डॉक्टर के पास मत ले चलो, मैं खुद ही खुद को हैंडल कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं कैसे खुद को सेव कर सकती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और उसके करीब हुए जा रही थी। इवन उसके साथ कंटिन्यूअसली फ्लर्ट की जा रही थी। वह कहता है क्या तुम जीना नहीं चाहती, बट वह अभी भी उसके साथ फ्लर्ट ही किए जा रही थी। वह उसे कहता भी है कि होश में आ जाओ नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ऐसा कहकर अपने घर निकल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर वापस से नैन्सी पहुंच गई थी। असिस्टेंट उसे वार्निंग देती है तुम सिर्फ फर्स्ट 2 फ्लोर्स में घूम सकती हो, 3rd फ्लोर सिर्फ और सिर्फ बॉस के लिए है। बट नैन्सी तो खुद ही असिस्टेंट को साइड करके यहाँ से फूहान को ले जाने की बात रखती है। फिलहाल तो फूहान पहले मना करता है, पर जब वह नहीं मानती तो वह परमिशन दे देता है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाती है और ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। उससे कहती है क्या तुम्हें मूवमेंट फील हो रही है, क्या तुम्हें पेन हो रहा है। जैसे ही वह हाँ करता है कहती है फाइनली अब तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं, और थक कर वहीं सो जाती है। पहले तो फूहान उसे उठाकर वहां से भेजने वाला था, पर जब उसे ऐसे सोते हुए देखता है वहीं सुला देता है। और तभी जैसे ही अगली सुबह नैन्सी उठती है, फूहान को कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बट उससे उसे मालूम होता है कि वह उसी का रूम है। तभी वह उसे मक्खनबाजी लगा रही होती है अगली सुबह कि मैं ऐसे सो गई थी, तुमने मुझे उठाया भी नहीं। तभी वह नोटिस करवाता है कि उधर देखो, तो उसे समझ आता है या तो ग्रैंडपा भी आए हैं, और ग्रैंडपा उसे यहाँ पर टेज करने लग जाते हैं कि हाँ तुम तो अब साथ में भी सोने लगे, तो मुझे बताओ ग्रैंडसन्स कब आने वाले हैं। तभी यहाँ पर फूहान की असिस्टेंट आकर उसे वहां से ले जाती है और ग्रैंडपा उससे कहने लगते हैं कि तुम कह रही थी कि तुम उसके इलाज के लिए वहां रुकी थी, तो बताओ क्या प्रोग्रेस है। तभी वह कहती है कि प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छी है और मेरे कंटिन्यूअसली इलाज करने पर मुझे उम्मीद है कि वह बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा उसे स्टोरी बताते हैं कि यहाँ पर फूहान की जो मॉम थी वह उसे बर्थ देते समय ही मर चुकी थी, और यह उसकी मदर इन लॉ ने उसको देने को कहा था, बट मैंने जैसे ही देखा वह मर चुकी है तो मैंने इसे सेव करके रखा था तुम्हारे लिए। और तभी यहाँ पर नैन्सी नोटिस भी करती है कि फूली फिर से अभी फूहान को यहाँ बोली कर रहा है कि तुम मुझे मेरी पोजीशन से ऐसे कैसे निकाल सकते हो। नैन्सी को समझ नहीं आता कि आखिर यह अपनी पोजीशन कैसे खो बैठा है, क्या प्लॉट में कोई चेंज आया है। और उन दोनों भाइयों की अभी भी बहस जारी थी। फूली यहाँ पर उसे जरा भी बख्शने नहीं वाला था, बट फूहान उसे साइड में करके कहता है कि तुम्हारा मेरी कंपनी में आने की कोई आवश्यकता
पता नहीं है। और इस बात से तो नैन्सी भी खुश होती है, बट फूली की नजर उस पे पड़ जाती है तो वह छुप जाती है। फूली अंदर आकर उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वह कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ, तो तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हुए तो सही से रहो। बट वह उसे जैसे ही रोकता है, उस ब्रेसलेट को नोटिस करता है जो कि यहाँ पर ग्रैंडपा ने अभी अभी उसको दिया था, तो वह उसी बारे में पूछता है। वह कहती है आखिर मेरे पास कैसे नहीं हो सकता, आखिरकार मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। तो फूली बाहर आकर अपने असिस्टेंट को पीटता है कि तुमने पहले पता क्यों नहीं किया कि फूली और नैन्सी करीब आ चुके हैं। तभी असिस्टेंट प्रूफ बताता है कि हाँ, वह काफी पहले से ही करीब हो चुके हैं। तो यहाँ पर वह असिस्टेंट को काम समझाकर चला जाता है लिली के पास और यहाँ पर उसकी मक्खनबाजी करने लग जाता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ डिस्चार्ज करने में। बट लिली तो बहुत ही गुस्से में होती है। इवन फिर से फूली को नैन्सी के खिलाफ भड़काने लग जाती है। फूली उसे बताता है कि वह तो फूहान के करीब हो चुकी है, तो वह उसे एक और आइडिया देने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम भी उससे नफरत करते हैं। मेरे पास एक और पर्सन है जो कि उससे हमसे भी ज्यादा नफरत करता है। तो उसी से मिलने फूली चला जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है जो कि वही सीसीटीवी फुटेज देता है। बट यहाँ पर फूली उसे बताता है कि यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने इसे देखा था और इसमें कुछ भी नया नहीं है, उसने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर लिली एक प्लान सजेस्ट करती है कि कैसा होगा कि सबके सामने वह ऐसा कुछ करे और हम हर जगह वह फुटेज वायरल कर दें। और यहाँ पर इनकी प्लानिंग होती है ग्रैंडपा के बर्थडे के दिन ऐसा करने की। दूसरी तरफ नैन्सी तो ग्रैंडपा का चेकअप कर रही थी और सोचती है कि ग्रैंडपा तो एकदम फिट एंड फाइन है, तो आखिर लास्ट लाइफ में उनकी सडन डेथ कैसे हो गई थी, इसी बारे में वह सोच रही होती है। ग्रैंडपा देखते हैं कि यह लड़की इतना क्या सोच रही है, तो उससे पूछते हैं क्या कोई सीरियस बीमारी है। तो वह कहती है नहीं ग्रैंडपा, मैं तो बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी, आप तो एकदम फिट एंड फाइन है। जिसके बाद वह अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट कर रही थी, बट उसका ध्यान यहाँ नहीं था, इसलिए वह पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। तो वह उसे बताती है कि मुझे लग रहा है कि ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, क्या तुम मेरा साथ देने को तैयार हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे अगर मैं तुम्हें एक काम सजेस्ट करूं। मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि यहाँ पर फूली कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, इसलिए वह अपने असिस्टेंट को कॉल करके बता देता है कि तुम्हें हर एक चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। बट अभी भी यहाँ पर नैन्सी को बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई थी। वह अभी भी सोच रही थी कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसका पति उसे रिलैक्स करता है कि सारी जिम्मेदारी मुझ पे दे दो, मैं सब हैंडल कर दूंगा। जिसके बाद वह शांति से उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। वह चीखता है क्योंकि उसे दर्द हो रही थी, तो वह उसे एक परफेक्ट साइन बताती है कि शायद से अब तुम बहुत जल्द अपने पाँव पे चलने लग जाओगे। और वही पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम मेरे साथ देने को तैयार हो। वह जैसे ही हाँ करता है तो वह उसे हक करती है। तभी हमें उसी पार्टी का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर पहुंच जाते हैं नैन्सी के पास और वह लोग कोई और नहीं बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं। लिली का ड्रामा अभी भी जारी था। वह उसे किसी भी तरह से घर में बुलाना चाहती थी ताकि वह फूहान से दूर हो जाए। यहाँ पर उसका भाई उस पर हाथ चलाने वाला होता है, बट वह ऐसी बातें करती है कि वह शर्मिंदा होकर रुक जाता है। तभी डैड और फैमिली मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। वह इस पार्टी को एंजॉय करने लगती है, बट नैन्सी यहाँ पर जैसे ही फूली को देखती है उसके पास जा रही होती है उसे रोकने के लिए। बट लिली और उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे रोक के कहती है। लिली का तो समझ आता है, बट उसकी फ्रेंड तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बातें बनाने लग जाती है। तो यहाँ पर नैन्सी लिली के करीब जाते हुए कहती है, क्या तुमने इसे सच बात नहीं बताई है कि लास्ट टाइम वाला प्लान सारा तुम्हारा था। तो वह लड़की यहाँ पर उल्टा नैन्सी पर ही वाइन पोर कर देती है। पर नैन्सी तो यहाँ पर पहले वाली नहीं थी, वह तो यहाँ पर सिस्टम के थ्रू आई थी, तो उसी लड़की पर वाइन पोर कर देती है। पीछे से फूहान आता है तो वह लड़की नैन्सी पर इल्जाम लगा रही होती है, बट फूहान का इतना ज्यादा सपोर्ट करते हुए तो वहाँ पर
खुद ही चली जाती है वहाँ से। नैन्सी की हेल्प के लिए यहाँ पर लिली झूठा दिखावा करने लग जाती है, पर नैन्सी उसे कहती है तुम्हें यह सब करने की आवश्यकता नहीं है, और खुद ही यहाँ पर फूहान को लेकर वहाँ से जा रही होती है। फूहान उससे पूछता है क्या तुम अपनी ड्रेस सच में चेंज नहीं करना चाहती हो? तो वह कहती है करना चाहती हूँ, बट लिली की बातों से तो लग रहा था उसने पक्का जरूर कुछ प्लान करके रखा होगा। इसलिए फूहान अपने असिस्टेंट को यहाँ पर नैन्सी की हेल्प करने के अरेंजमेंट करने को कह देता है, और नैन्सी उसकी इतनी परवाह करते हुए देखकर उसे फ्लर्ट करते हुए वहां से निकल जाती है। फूली भी यहाँ पर कुछ बंदों को भेज देता है, सब कुछ हैंडल करने को। उसने भी अपनी ही कुछ अरेंजमेंट करके रखी थी। नैन्सी यहाँ पर अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है। वांगमा पीछे से पूछती है क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? वह भी हाँ करके उन्हें अंदर आने को कहती है, बट अंदर आता कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, जो कि उसे टॉर्चर करने लग जाता है। वह कहता है लास्ट समय तुम मुझसे बचकर भाग चुकी थी, तो तुम्हें क्यों लगता है अभी भी तुम मुझसे बच सकती हो? और यहाँ पर फूहान के पास पहुंच चुका था फूली, उसका ध्यान बंटाने को, ताकि उसका ध्यान न जा पाए कि आखिरकार उसकी लड़की वह नैन्सी कहाँ पर है। बट असिस्टेंट यहाँ पर आकर फूहान को वहाँ से ले जाती है और कहती है बहुत ज़रूरी काम है। फूली भी यहाँ पर कुछ पर्सन्स को कह देता है कि सब कुछ हैंडल कर लेना, और तभी हमें दिखाया जाता है नैन्सी ने तो उस पर्सन को वहाँ पर पीट डाला था, और फूहान भी उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका था। ग्रैंडपा यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए सभी को शुक्रिया कह रहे होते हैं, यहाँ आने का आपका धन्यवाद। तभी पीछे वीडियो प्ले होती है जो कि उनके बेटे यानी कि फूहान के डैड की होती है। वह हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, इसीलिए उन्होंने वीडियो बनाकर उन्हें विश किया था, जिस बात से ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और फूहान को भी शुक्रिया कह रहे होते हैं कि काफी समय हुआ था मैंने तुम्हारे पिता को देखा नहीं था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें आखिर यह सब आइडिया कैसे आया? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फूहान जैसे ही गुजर रहा था उसने देख लिया था कि कुछ पर्सन यहाँ पर नैन्सी के रूम के बाहर से गुजर रहे हैं, तभी उसने वह वीडियो चलाने के ऑर्डर दे दिए थे। और तभी यहाँ पर नैन्सी भी कहती है देखो यह सब फूली की ही प्लानिंग थी, इसीलिए तो वह इस तरह से गुस्से में भाग चुका है। और फूली और लिली तो उन दोनों पर्सन को पीट रहे होते हैं कि तुम लोगों से कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद फूली पहुंचता है ग्रैंडपा के पास। यहाँ पर पहले तो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे टी पे बात करने आया हूँ, और टी पे बात क्या करता है वह वही हंगामा करना शुरू कर देता है कि आपके पोते ने देखो मुझे कंपनी से मेरे पोजीशन से हटा दिया, और इतना काफ़ी नहीं था वह बाहर लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है, और वह लड़की होती है नैन्सी। ग्रैंडपा ने खुद ही नैन्सी को अप्रूवल दिया था, तो इस बात से वह भला कैसे भड़क सकते थे, इसलिए फूली को ही ताने सुना देते हैं। फूली भी गुस्सा हो जाता है कि आप हमेशा उस लड़के को ही फेवर करते हैं, अब तो वह क्रिपल हो चुका है, इसके बावजूद भी आप उसी का साथ दे रहे हैं, आप तो मेरे ग्रैंडपा हैं ही नहीं। और ऐसा कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। वह सोच रहा होता है कि अब आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते जो भी मैं करूँगा। तभी हमें नैन्सी को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फूहान को ट्रीट कर रही थी। उसके बाद कहती है एक बार अपने पाँव पे चल के तो देखो। वह खड़े होने की प्रैक्टिस करता है, बट जैसा कि वह काफ़ी समय से अपने पाँव पर चला नहीं था, इस वजह से वह वहीं पर नैन्सी के ऊपर गिर जाता है, और यहाँ पर थोड़ा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। बट नैन्सी उसे अपने पाँव में बिठाकर उधर से चली जाती है। वह यहाँ पर काफ़ी नर्वस थी। बाहर आकर वह सिस्टम से पूछने लगती है कि अगर मैं प्लॉट को चेंज करना चाहूँ तो कैसा होगा। और जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर ग्रैंडमा के साथ कुछ गलत होने वाला है, क्या मैं डेस्टिनी को चेंज कर सकती हूँ? बट सिस्टम यहाँ पर उसे कहता है तुम फ्यूचर को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगी, अगर करना है तो तुम्हें फूहान की सपोर्ट की नीड होगी। तभी हमें फूली और लिली को भी दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन से पॉइजन लेते हैं। यहाँ पर उनका इरादा होता है ग्रैंडपा को पॉइजन देने का, और उस पॉइजन को देने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से नैन्सी को ब्लेम करने का, क्योंकि अगर उन्हें मालूम था जैसे ही ग्रैंडपा की हालत खराब होगी नैन्सी वह आखिरी पर्सन होगी
उनका इलाज करने वाली वह उन नीडल के थ्रू उनका इलाज करना चाहेगी और उसके बाद हम नीडल में भी पॉइजन लगा देंगे जिससे कि सारा दोष उसी पे लग जाएगा। जिसके बाद वह जाते हैं ग्रैंडपा के पास टी लीव्स लेकर कि हमने स्पेशली आपके लिए यह लाई है, आपको यह ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। एंड यहाँ पर लिली भी ग्रैंडपा की फिक्र करने का दिखावा करती है। जिसके बाद जैसे ही चाय आती है यहाँ पर नैन्सी भी पहुँच जाती है उन्हें रोकने के लिए कि ज़रूर उन्होंने पॉइजन डाला है। लिली अपना दिखावा जारी रखती है, सिस्टर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। वह दोनों कहते हैं कि आखिर तुम ग्रैंडपा को ऐसे कर्ज कैसे कर सकते हो। नैन्सी अपना याद करती है कि उसने उन तीनों की बातें सुन ली थी कि वह पॉइजन कितना ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए वह ग्रैंडपा को हर हाल में रोकना चाहती थी और कहती है अच्छा अगर इसमें पॉइजन नहीं है तो फूली तुम इसे पी कर तो दिखाओ। और फूली यहाँ पर हेजिटेट कर रहा था बट लिली अपने हाथों में लेकर कहती है दो मैं पीती हूँ। और यहाँ पर नैन्सी को कहती है अब तुम्हें तसल्ली हो गई, इसमें बिल्कुल भी पॉइजन नहीं है। तभी यहाँ पर मेड भी आती है सूप का बॉल लेकर और यहाँ पर नैन्सी का ध्यान ना जाए इसलिए लिली उसे अपनी बातों में लगा देती है और उसका ध्यान बंटा रही होती है। उसी बीच में फूली वह सूप बाउल उठाकर ग्रैंडपा के पास पहुंचता है। नैन्सी भी उधर बैठ जाती है और यहाँ पर वह उस सूप को स्मेल करती है, उसे लगता है यह तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर फूली बहुत होशियार होता है, उसने यहाँ पर पॉइजन मिला के रखा होता है स्पून में ना कि सूप में, इसलिए ग्रैंडपा की कंडीशन खराब होती है और यहाँ पर सारा ब्लेम चला जाता है नैन्सी पर कि तुम तो काफ़ी समय से ग्रैंडपा को कर्ज कर रही थी, इसका मतलब तुमने पहले ही इन्हें पॉइजन दे के रखा था और हमें इल्ज़ाम लगाने वाली थी। इसलिए वह नैन्सी को ब्लेम किए जा रहे थे। जब वह हटती ही नहीं है तो यहाँ पर नैन्सी उस पर हमला कर देती है और ग्रैंडपा का चेकअप कर रही थी। तभी यहाँ पर फूली कुछ गार्ड्स को बुला देता है कि इसने ग्रैंडपा को मारा, पॉइजन किया और उसके बाद जब मैं यहाँ रोकने आया तो मुझ पर भी हमला कर दिया और पूरी तरह से उसे ही ब्लेम किए जा रहे थे। बट उतने में ही फूहान भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे तो पता था कि नैन्सी किसी भी तरह से ग्रैंडपा को हार्म नहीं कर सकती क्योंकि ग्रैंडपा तो उससे कितना प्यार करते थे, इसलिए वह कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि वह ऐसा कर सकती है। मैं इसे परमिशन देता हूँ उसे ग्रैंडपा को ट्रीट करने की, तुम इस पे ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वही सीन किस तरह से उसने स्पून में ड्रग मिला के दिया। फूहान की सपोर्ट की वजह से नैन्सी यहाँ पर ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने लग जाती है और उनके चेकअप के बाद जैसे ही उन्हें नीडल लगाती है 2-3 नीडल के बाद ही ग्रैंडपा के मुंह से तो ब्लड निकलने लग जाता है। फूली फिर से उसे ब्लेम करता है और गार्ड्स को कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम देख रहे हो फूहान यहाँ पर क्रिपल हो चुका है तो मैं ही हायर होने वाला हूँ, जल्दी से इस लड़की को पकड़ो। बट फूहान की असिस्टेंट गार्ड को आगे जाने से रोक लेती है तो फूली तो खड़ा होकर यहाँ पर फूहान पर हमला करने वाला था। फूहान अभी ठीक नहीं हुआ था, वह उसे दूर धकेल देता है तो फूली यहाँ पर गार्ड्स को डांटने लग जाता है कि यह देखो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। और इससे पहले कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र बन जाता ग्रैंडपा तो होश में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। फूली यहाँ पर ग्रैंडपा को आकर भड़काने लग जाता है कि मुझे तो आपकी कितनी फिक्र हो रही थी, यह लड़की नैन्सी तो आपको पॉइजन करने की पुल ऑन प्लानिंग में थी और इसने तो आपको मारने के लिए पूरी साजिश रची हुई थी। लिली भी यहाँ पर नैन्सी को ब्लेम कर रही थी पर फूहान कहता है मेरे पास सारे सबूत हैं। 3 साल हो गए, ग्रैंडपा यहाँ पर काफी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सीसीटीवी लगा के रखे हैं और फुटेज यहाँ रही। तो फूली तो गुस्सा होकर उस फुटेज को तोड़ने वाला था बट वह वहाँ पर असिस्टेंट उस टैबलेट को ले जाती है ग्रैंडपा के पास और यहाँ पर सारे प्रूफ्स थे तो यहाँ पर वह कहता है कि यह सारे के पीछे फूहान का हाथ है, उसने इस वीडियो को फ्रेम किया है मेरे अगेंस्ट। ग्रैंडपा उसे अपनी फैमिली से बेदखल कर देते हैं कि मैंने तुम्हारा चेहरा बहुत पहले देख लिया था,
पर मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक नीचे गिर जाओगे। और उसे वहाँ से भी सिकवा दिया जाता है। नैन्सी अभी भी ग्रैंडपा की केयर कर रही थी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, अरे मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, मुझे बस तुम्हारे बच्चे देखने हैं, मुझे मेरे पोता पोती ला कर दे दो। तो यहाँ पर नैन्सी सोच में पड़ी होती है, वैसे तो यह ठीक है पर इनकी सांसें बहुत धीमी होती जा रही है, यह काफी कमजोर है। इसमें कोई डाउट नहीं कि इन्हें अपने पोता पोती को देखने का इतनी जल्दी है। तो यहाँ पर नाटक करने लग जाती है कि ग्रैंडपा ऐसा नहीं है कि मैं आपके पोता पोती को जिंदगी में नहीं लाना चाहती, बट बात ऐसी है कि फूहान फूहान वह नहीं कर सकता, उसकी सिर्फ टांगे ही नहीं गई है। और ऐसा कहते कहते रो रही होती है और ग्रैंडपा को बस सोच में डाल के चली जाती है। ग्रैंडपा तो फिक्र में होते हैं और बाहर आकर फूहान उससे टकरा जाता है, पूछता है कि क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसके करीब हुए जा रहा था। बट नैन्सी उसे रोक के कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो ग्रैंडपा हमें फोर्स किए जाते। और यहाँ पर फूहान उससे किस करने लग जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नैन्सी का सिस्टम उससे कहता है कि अगर तुम्हारी हार्ट बीट ऐसे ही बढ़ती रही तो यहाँ पर फूहान को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए वह डर जाती है और उस दूर जाकर वहां से भाग जाती है, कोई सा बहाना बनाकर। यहाँ पर फूहान सोच में पड़ा होता है। जैसे ही यहाँ से नैन्सी जा रही होती है, लीलू उसे रोकती है। तो वह कहती है, तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें चले जाना चाहिए। बट लिली उसे जाते हुए नीचे गिरा रही होती है। बट नैन्सी इतनी वीक नहीं होती, वह साथ में खुद तो गिरती है बट लिली को भी गिरा के गिरती है। और जिसके बाद जैसे ही नैन्सी को होश आता है, उसके सामने बैठा होता है फूहान, जो कि उसकी काफी केयर कर रहा होता है। बट यहाँ पर नैन्सी को नया सच पता चल चुका था सिस्टम का, कि अगर वह उसके लिए ज्यादा फील करने लगी, उसकी हार्ट बीट फास्ट हुई, तो ये सारा फूहान को ही नुकसान देने वाला है। और उसके जाने के बाद यहाँ पर नैन्सी का भाई पहुंच जाता है, जो कि उस पर पर ब्लेम दे देता है कि तुमने आखिर लिली को इस तरह से क्यों गिराया, तुम ग्रैंडपा को पॉइजन नहीं कर पाई तो अब तुम लिली को यहाँ पर फ्रेम की जा रही हो। उसके बाद जैसे ही फूहान की असिस्टेंट आकर उसे भेज देती है, नैन्सी का माइंड स्ट्राइक होता है कि पिछली जिंदगी में भी तो उसने फेक रिपोर्ट करके मेरी आंखों को चुरा लिया था, क्या फिर से वो वैसा ही करने वाली है। तो इसलिए वह डॉक्टर के रूम में चली जाती है, बट उसे कोई भी रिपोर्ट्स मिल नहीं रही थी। तभी वह आवाज सुनती है कि उसके मॉम, भाई और डॉक्टर यहीं आ रहे हैं, इसलिए वह छुप जाती है। मॉम आकर यहाँ पर लिली की फिक्र में होती है कि आखिर उसकी आंखें कब रिकवर होगी। डॉक्टर कहता है जब तक कोई आइस की डोनेशन नहीं करता तब तक हम उसे हील नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर उसका भाई नोटिस करता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। जैसे ही देखता है यह तो नैन्सी है, तो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुमने ग्रैंडपा को तो पॉइजन किया, लिली को भी गिरा दिया, और अब तुम देख रही हो कि उसकी आंखें सेव होने के लिए प्रैक्टिस की जा रही है, तो उसके बाद तुम चाहती हो कि लिली की आंखें भी ना लौटे, इसलिए उसे पकड़ लेता है। बट वह उसे नीडल चुभा के कहती है कि मुझसे दूर रहा करो, मुझसे ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो लिली के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो, उसकी हर कहीं बात पर तुम रिग्रेट करने वाले हो। और उसे वहीं पॉज करके निकल जाती है और जाते हुए भी सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फूहान के प्यार में पड़ चुकी हूँ, हमेशा उसी के ख्यालों में खोई होती हूँ। बट जैसे ही लिफ्ट से बाहर आती है, उधर उसके डैड होते हैं जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह सोचती है क्या मुझे फूहान को कॉल करनी चाहिए। यहाँ पर डैड उसे ढूंढ ही चुके थे, तो वह भागने लगती है, बट फूहान उसे दिखाई देता है तो उसके पीछे छुप जाती है। यहाँ पर डैड पूछते हैं कि फूहान से तुम्हारा क्या लेना देना। फूहान बताता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं भी देखता हूँ कि आखिर इसे कौन bully कर सकता है। मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम ऐसा ही कंटिन्यू करते रहे तो तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर डैड कहते हैं अरे रे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम बस इसे अपनी फैमिली में वापस लाना चाहते थे, काफ़ी समय हो चुका है ना ये वापस नहीं आई। और नैन्सी को कह के जाते हैं कि तुम घर आना भूलना मत। जिसके बाद यहाँ पर वह फूहान को थैंक यू कहती है अपने डैड से उसकी जान बचाने के लिए। बट फूहान उसे जाते हुए रोकता है कि तुम रुको, तो कहाँ जा रही हो। बट वह कहती है
कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। डैड यहाँ पर उनके पास जाकर कहता है कि लिली के लिए हमें कोई और डोनर ढूंढना होगा। मैं तुम्हें बता दूँ, फूहान उसका फुल सपोर्ट कर रहा है और हम ऐसा नहीं कर सकते, यह हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम इससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत पाल लेना। लिली कहती है, नहीं डैड, वैसे भी मुझे अपनी सिस्टर को परेशान नहीं करना, जाने दीजिए, मैं अंधा रहने को भी तैयार हूँ। यहाँ पर डैड चले जाते हैं उसे समझदार समझ के, और डैड और मॉम के जाने के बाद उसका भाई कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नैन्सी की ही आंखों का अरेंजमेंट करूँगा। और फूहान भी पहुँचा होता है नैन्सी के पास, बट वह सोने का दिखावा करती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फूहान को कोई भी हर्ट हो, इसलिए वह सोने का दिखावा कर रही थी। बट फूहान भी उसे अच्छे से जानता था। वो उससे पूछता है कि आखिर क्या बात हुई, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तो वह कहती है, अरे नहीं, मैं अवॉइड क्यों कर रही हूँ? तो वह कहता है कि आखिर तुम मुझे देख क्यों नहीं रही? तो वह बताती है, तुम्हारी टांगों का इलाज करने के लिए ही तो मैं यहाँ रुकी थी और वह हो चुका है। तो वह जैसे उसकी ऐसी बात सुनता है, वह उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है, जिससे कि उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो वह फिर से उसे काट कर दूर कर देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। तो यहाँ पर फूहान का तो ब्रेक डाउन हो जाता है। वह पूछता है, क्या तुम सच में मुझे छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को जैसे ही वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसे वही सीन बार बार दोहराया जा रहा था और वह सो भी नहीं पा रही थी। वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि आखिर वह इतना हैंडसम कैसे हो सकता है और मैं उसके प्यार में कैसे पड़ सकती। और यही सोचते हुए वह वहां से जा रही होती है। रोड पे क्रॉस करते समय कुछ गुंडे उसे उठा कर ले जाते हैं और उसे किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का रियल ब्रदर होता है। वह उसे रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे रियल ब्रदर हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी वह कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा रियल ब्रदर हूँ, इसलिए तुम्हें पेन किलर देने के बाद ही तुम्हारी आंखें निकाल रहा हूँ। जो भी तुमने लिली के साथ किया है उसका भुगतान तो तुम्हें करना होगा। इससे पहले कि उसकी आंखों को निकालता यहाँ पर पहुंच जाता है फूहान, जो कि अपनी वाइफ को सेव कर लेता है। उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज उठ जाओ, और यहाँ पर वह अब अपने ब्रदर इन लॉ को जरा भी बख्शने नहीं वाला था। और जैसे ही घर में हमारी नैन्सी को होश आ रहा होता है, वह अपनी पट्टी खोलकर असिस्टेंट के पास देकर वहां से जाने को कहता है। और जैसे ही वह उठती है, उसके हाथ को नोटिस करती है और कहती है कि आखिर तुमने बैंडेज क्यों नहीं करवाई? वह कहता है कि आखिर तुम ही तो मेरी डॉक्टर हो, तुम्हारे अलावा मैं किससे अपना इलाज करवा सकता हूँ? तो वह खुद ही उसके हाथों में बैंडेज करते हुए उसे समझाती है कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? अगर मान लो फ्यूचर में कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता है और मैं तुम्हारे साथ नहीं होती हूँ, तो तुम क्या करोगे? तो वह कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दूंगा ही नहीं। बट वह कहती है, नहीं, मैं ऐसा कह रही थी कि अब तुम्हारी टांगे ठीक हो चुकी हैं तो मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। तो वह उससे गुस्से में किस कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर तो जाने भी नहीं दूंगा। तो वह उसकी बैंडेज को नॉर्मल कर रही होती है और ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वह भी उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। प्यार तो वह भी उससे करने ही लगी थी। जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है, तभी बाहर स्टोर नोटिस करता है। यहाँ पर असिस्टेंट आके बताती है कि मिस नैन्सी के मॉम डैड यहाँ आ चुके हैं। तो वह उन्हें अंदर आने को कहता है। यहाँ पर आकर वह अपनी सारी लिमिट्स तोड़ने लग जाते हैं। कहते हैं कि उसने गलत किया ही क्या? अगर तुम लिली को गिराती नहीं तो आखिर वह तुम्हारी आंखें क्यों ही चुराता? क्या तुम इतनी ज़्यादा अनग्रेटफुल बिहेव करना बंद कर सकती हो? अपने भाई को जाकर तुम्हें सेव तो करना ही होगा। यहाँ पर मॉम सबसे घटिया होती है, जो कि अपनी बेटी से ज़रा भी प्यार नहीं करती। बट नैन्सी कहती है कि मैं आपको बता दूँ, आपके यहाँ आने से पहले ही मैंने लाइव स्ट्रीम ऑन करके रखी थी, तो अभी आपने ये सब कुछ जो मुझे कहा है, यह 10 मिलियन लोग मिलकर देख रहे हैं और आपका असली चेहरा तो सबके सामने आ गया है। डैड यहाँ पर गुस्सा करते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं सबको बता दूंगा कि तुमने लिली के साथ कैसा बर्ताव किया।
तभी वह सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और कहती है मैंने ये प्रूफ्स ऑलरेडी वायरल कर दिए हैं, तो आपका दाल यहाँ नहीं चलने वाली। अच्छा होगा कि अपनी कंपनी को यहाँ पर सेव कर लीजिए। मॉम यहाँ पर गुस्से में होती है, तो क्या हो गया अगर इसमें लिली की गलती है, वह इतनी अनग्रेटफुल कैसे हो सकती है। तो वह जैसे ही घर जाते हैं, लिली यहाँ पर पूछने लग जाती है मॉम डैड क्या सब नॉर्मल हो गया। वैसे ही उसके डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं कि अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो आज हमारा बेटा यहाँ पर हमारे बीच में होता, तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ। और उसके बाद तुम नैन्सी पे आरोप लगा रही थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था नैन्सी के साथ फूहान का हाथ है, तो उसके साथ ज़्यादा उलझना मत। यहाँ पर मॉम उसे कंसोल करने लगती है कि डैड की बातों का बुरा मत मानो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और यहाँ पर लिली कहती है मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, मुझे अपने रूम जाना है। और रूम जाते हुए वह रास्ते में अपनी पट्टी खोलती है। यहाँ हमें समझ आता है कि इसकी आंखों की नज़र तो अभी तक गई ही नहीं, यह सब उसका ड्रामा था, सिर्फ और सिर्फ नैन्सी को बुली करने का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नैन्सी और फूहान को। फूहान यहाँ पर उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो। तो वह कहती है मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ, तुम अपने काम पर लौट सकते हो। तो वह उसके करीब हो रहा होता है, तभी यहाँ पर उसे कॉल आने लगती है लिली की, और वह कहता है पिक कर लो। वह कहती है नहीं, इसे इग्नोर करते हैं। तभी उसे उसका मैसेज भी आ जाता है जो कि उसे उससे मिलने के लिए बुलाती है। तो वह उसे कहती है मैं अभी थकी हुई हूँ, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वह वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वह सोच रहा होता है कि आखिर यह कर क्या रही है। और उसे याद आता है उसकी कही हुई बात, जब उसने कहा था कि वह फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहती है। इसलिए वह कॉल कर देता है कॉरपोरेशन के लिए कि अभी भी उसकी फैमिली को ज़्यादा हार्म मत करे। आखिरकार वह उसकी इन लॉज की फैमिली थी। जिसके बाद वह नोटिस करता है कि नैन्सी तो यहाँ से भाग रही है। तो वह फिर से असिस्टेंट को बुलाता है और यहाँ पर वह उसकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा था। असिस्टेंट कहती है कि मिस तो हमें मिल ही नहीं रही, बट वह कहता है तुम फिक्र मत करो। और वह पहुंची हुई थी लिली के पास। यहाँ पर लिली उसे कहती है कि देखो तुम्हें मुझे यहाँ पर 10 मिलियन देने होंगे। वह कहती है आखिर मैं किस खुशी में तुम्हें यह पैसे दूं। तो वह कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पति यानी कि फूहान को मारने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि फूली का हाथ था। उसने ही उसकी गाड़ी के टायर फेल किए थे, जिस वजह से उसका कार एक्सीडेंट हुआ। और अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है, तुम ये देख सकती हो वीडियो, और अगर तुम्हें यह प्रूफ्स चाहिए तो तुम्हें मुझे यहाँ पर 10 मिलियन तो देने होंगे। तभी वह उसे एक ब्लैक कार्ड दे रही होती है। उसके बाद जैसे ही वह उस कार्ड को ले लेती है, तो यहाँ पर वह कह रही होती है कि क्या तुम्हें ज़रा भी हेजिटेशन नहीं हो रही है अपनी फैमिली को धोखा देते हुए। तो यहाँ पर वह असली चेहरा सामने लाती है कि अगर यह पैसों के लिए नहीं होता तो मैं उनकी फैमिली में रह ही क्यों रही होती। और अब वो आखिरकार बैंक करप्ट हो चुके हैं, तो आखिर मैं उनकी परवाह क्यों ही करूं। और यहाँ से निकल रही होती है, तभी मॉम बाहर से आ जाती है और नैन्सी कहती है क्या आपने देखा कि इसका असली चेहरा क्या है। मॉम यहाँ पर उस पर गुस्सा करती हैं कि मैंने अपनी सगी बेटी से ज़्यादा प्यार तुमसे किया, तुम इतनी अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो। तो वह कहती है कौन सा प्यार, कैसा प्यार, आपने हमेशा मुझे बुली किया। आपको जब भी आप खुश होते तो आप मेरी तरफ हंस कर देखते, और जब भी आपको गुस्सा आता तो आप उसकी जिम्मेदार मुझे ठहरा देते। आपने मुझे बस एक ट्रॉफी बेटी की तरह डील किया, और आपने कभी भी मुझे रियल बेटी की तरह प्यार तो किया ही नहीं। यहाँ पर मॉम कहती है कि हमारे बेटे ने भी खुद को तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो वह कहती है हाँ, क्योंकि वह पागल था इसलिए उसने मेरा साथ दिया। नैन्सी वहाँ से भाग रही होती है कि तभी वहाँ पर फूआन आ जाता है और उसे रोक लेता है। नैन्सी एक फाइल उसे देती है, बट वह उसे वहीं पर फोड़ कर अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम मुझे छोड़ के जाओगी। यहाँ पर सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। यहाँ पर किसी तरह से फूहान भी बेहोश हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा हो गई थी।
तो जिस वजह से उसे करंट लगता है और वह बेहोश हो जाता है। तभी वह सिस्टम से बात कर रही होती है और सिस्टम उसे बताता है कि जो मेन सिस्टम है वह 3 दिनों के लिए ऑफ हो रहा है और इस वजह से हम ज़्यादा सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, बट तुम्हें रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो वह सोच रही होती है आखिर यह कब होश में आने वाला है, इसलिए सिस्टम को आवाज़ डाल रही होती है। उसी बीच में फूहान उठ जाता है और उसे कहता है आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वह कहती है यह मैंने नहीं किया। तभी उसे याद आता है सिस्टम ने तो कहा था मेन सिस्टम कुछ समय के लिए ऑफ हो रहा है, इसलिए उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और यहाँ पर वह दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ पर अगली सुबह फूहान उसे कहता है कि अब मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। तो वह कहती है हाँ आखिर मैं तुम्हें क्यों ही छोड़ूंगी, अब मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लिया है। जिसके बाद वह सोचने लगती है आखिर मैं कब तक यह सब आगे बढ़ाती रहूंगी, मेन सिस्टम को आने में कुछ ही समय है। तभी यहाँ पर सिस्टम उससे बात करने लगता है कि मेन सिस्टम यहाँ पर अब्सेंट है, इसका मतलब ये नहीं तुम अपने रूल्स चलाओगे और मैं यहाँ तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ। तुमने जो हरकत की है वह रूल का ब्रेक डाउन करना है, इसलिए मैं यहाँ पर फूहान को पनिशमेंट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर वह गुस्से में हो जाती है कि मैं तुम्हें बता दूँ मेन सिस्टम ने तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर मेरी यहाँ पर जान चलेगी तो मेन सिस्टम तुम्हें भी नहीं बख्शेगा, इसलिए मैं खुद की जान देने वाली हूँ। जल्दी से मुझे बता दो कि आखिर फूहान कहाँ है और तुम क्या करने वाले हो। तो सिस्टम उसे बताता है कि अगर तुम अब निकलोगी भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट वह उसके पास टाइमली पहुँच जाती है और उसे देख रही होती है। तभी वहाँ से गुंडे आते हैं और यहाँ पर गुंडों में और कोई नहीं बल्कि फूल ही होता है। वह जैसे ही उसे शूट करने वाला होता है बीच में यहाँ पर नैन्सी आ जाती है और फूहान के गार्ड्स फूली और उसके गुंडों को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और ऐसा करते करते यहाँ पर नैन्सी फूहान की बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है और दम तोड़ते ही वह वहाँ से वैनिश भी हो जाती है। और वह उठती आखिर कहाँ पर है, वह अपने ही रियल वर्ल्ड में उठती है अपने बेड पे। तो उसे लगता है कहीं यह मेरा कोई सपना तो नहीं था। जैसे ही वो अपना फ़ोन चेक करती है तो वह तो एकदम रिच लेडी बन चुकी थी, उसके अकाउंट में इतनी ज़्यादा मनी थी जिसे कि वह काउंट भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए महंगी सी गाड़ी लेकर अपने हॉस्पिटल में पहुंचती है। नर्सिस उसकी तारीफ कर रही थी, अरे वाह मैम आपने तो बहुत ही सही गाड़ी ली है, यह तो काफ़ी कूल लग रही है। और यहाँ पर वह बिल्कुल शो ऑफ कर रही थी उनके सामने। तभी वह किसी पर्सन को नोटिस करती हैं। तो वह नर्स बताती है अरे ये वही पर्सन है जिसे कि यहाँ पर बेबी बॉय चाहिए था, बट वहाँ पर बेबी गर्ल हो गई। वह फिर से यहाँ पर जो ड्रामा की शुरुआत में हमने जिसे देखा था वही आता है और उसे ब्लेम करने लग जाता है। यहाँ पर वह फिर से उसे स्टैप करने वाला होता है, बट उसे बचाने के लिए फिर से यहाँ पहुँच जाता है फूहान। और जैसे ही वो उसे कहती है फूहान उसे पूछता है कि आखिर आप मुझे जानते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको यह ड्रामा ज़रा भी अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सकता है तो वीडियो को हाइप भी करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।